आज हम बात करेंगे यूजिन ओनेल जो अमेरिकन राइटर है, प्ले राइट है। उनका प्ले है द हेरी ऐप। द हेरी ऐप, इसकी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने इसकी समरी कराई थी। मतलब बहुत ही कम कैरेक्टर है इसके अंदर और बहुत इजी मतलब समरी है इसकी। तो मैंने उसकी एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। आज इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करूंगा। हालांकि क्वेश्चन को कराते कराते समरी भी आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो इसके क्वेश्चन मैंने लिखे भी है ना, वो समरी बेस्ड जो लिखे हैं, तो बिल्कुल ऐसी सीक्वेंस से है जैसे कहानी चलती है, उसी हिसाब से लिखे हैं। 8 सीन है इसमें, तो 8 सीन का प्ले है। और मतलब ज्यादा लेंथी नहीं है। और हेरी ऐप मतलब दिखाया गया है कि अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्तियों का फासला जो कभी भी एक नहीं हो पाते। हमेशा जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो पूंजीवादी होते हैं ना, वो वर्कर्स को, जो लोअर क्लास है ना, उन्हें एडजस्ट नहीं कर पाते। जबकि वे इतने बड़े बनते हैं, इन्हीं के सपोर्ट से बनते हैं। और ऐसे ही एक कैरेक्टर है इसके अंदर, यंग का। और यंग जो है उसे ही हेरी ऐप बोला गया है। तो वो वर्कर है एक, जैसे इंजन में कोयले फेंकता है और इंजन को चलाने का काम करता है, मतलब फायरमैन वर्कर है। और उसे किस तरीके से जो डगलस की बेटी मतलब मिलड्रेड जो है, वो कैसे उसे एक फिल्दी बीस्ट कह करके वहां से चली जाती है, बेइज्जती कर देती है उसकी। और उसी का बदला लेते लेते अपनी जान गंवा देता है हेरी एप या यंग। तो इसकी स्टोरी को देख लेते, एक एक चीज क्लियर कर लेते। हेरी एप जो है वो लिखा गया था प्ले और पब्लिश हुआ था 1922 में। अमेरिकन प्ले राइट है यूजिन ओनेल, इन्होंने लिखा है, यूजिन ओनेल ने। और 1922 में पब्लिश होना, ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें द वेस्ट लैंड भी पब्लिश हुई थी 1922 में। और जो टी एस इलियट की वेस्ट लैंड पोयम है, लेंथी पोयम है, 1922, ये उसके लिए ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो बहुत बार क्वेश्चन आता है वेस्ट लैंड के पब्लिश होने का। फिलहाल ये प्ले भी इसी ईयर में पब्लिश हुआ था 1922 में। देयर आर 8 शॉर्ट एंड एब्रप्ट सीन्स है इस कॉमेडी के अंदर। मतलब एक कॉमेडी कही है, यूजिनो नेल इसे कॉमेडी बोलता है। हालांकि इसमें लास्ट में हेरी एब जो उसके मतलब वो मर जाता है। लेकिन कॉमेडी इसलिए कि पूरी कहानी में मजाक बहुत चलती है। पहले तो ये स्टार्टिंग जब होती है ना, पूरा कॉमेडी से भरा हुआ है, फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, थर्ड सीन। क्योंकि यहाँ पे सारे फायरमैन इधर उधर की बातें करते हैं, सब मजाक छल्ले करते हैं, बियर पीते हैं, गाना गाते हैं। और उसे शिप को जो है आगे को बढ़ाते चल रहे हैं, कोयला उसी के अंदर डाल रहे हैं। देर आर 8 शॉर्ट, 8 छोटे छोटे और एब्रप्ट होता है, तुरंत एकदम लगे हुए सीन है इस कॉमेडी के अंदर। जो सब टाइटल है इस प्ले का, ए कॉमेडी ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न लाइफ। सब टाइटल देखो, अगर किसी भी प्ले का आपके सामने आ जाए तो वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सब टाइटल है कॉमेडी एंशियंट और मॉडर्न लाइफ। एक तरफ एंशियंट और मॉडर्न, तो जो ये लोअर क्लास पर्सन है ना, इनकी लाइफ एंशियंट टाइप की है। और जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, जैसे मिल्ड्रेड का करेक्टर है, ये मॉडर्न वाली लाइफ होती है। तो वो दोनों लाइफ इसके अंदर शो हुई है। ये ड्रामा जो है एक अटैक है कैपिटलिज्म पर, पूंजीवाद पर अटैक है। कि भाई जो ये पूंजीवादी व्यक्ति है ना, ये गरीब व्यक्ति को बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते, उनकी बेइज्जती करते हैं। इनकी नजरों में मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो एक अलग बात है, मिलरेड तो इसलिए यहाँ पर आती है, उसके दिमाग में ये था कि मैं मिलूंगी इनसे, सहानुभूति के सेंस थी उसकी। लेकिन वो भी उसे फिल्दी बीस्ट बोल करके जाती है, तो मतलब बेइज्जती कर देती है येंग की। हीरो जो है इस ड्रामे का वो येंग है, जिसे हम हेरी एप के नाम से भी जानते हैं। ही लेफ्ट हिज होम फॉर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही घर नहीं गया है, यही काम करता है, तो वर्कर है एक। और आज जब ये प्ले स्टार्ट होता है, तो सिपर है और फायरमैन वाला काम कर रहा है। और शिप जो है ये एक कॉमर्शियल शिप है जो न्यूयॉर्क से अटलांटिक सागर की तरफ को जा रहा है। यंग वॉज बोर्न इन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था ये। ही डिस्क्राइब्स हिज पेरेंट्स वॉयलेंट एंड एब्यूसिव, वो बताता है अपने दोस्तों को, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मतलब मुझे उल्टा सीधा बोलते थे, थोड़े ऐसे थे, मतलब वॉयलेंट मतलब लड़ाकू टाइप के जो होते हैं। मतलब मुझे उल्टा सीधा बोलना, पिटाई करना और गालियां देते थे, एब्यूसिव। तो अपने माता पिता के बारे में बताता है। यंग एक फायरमैन है इस शिप पर। फायरमैन वो होते हैं जो इंजन रूम है, जो शिप है वो इंजन है और उसका कोयले का इंजन है। जैसे ट्रेन होती थी पहले, आपने देखा होगा कोयले वाली, अब तो नहीं दिखाई देती। उसके बाद में फिर डीजल वाली, और डीजल के बाद में इलेक्ट्रॉनिक। तो इसी तरीके से शिप का भी था। तो जो कोयले वाला शिप है
और उसमें ये फायरमैन का काम कर रहा है यंग। इसके साथ और भी व्यक्ति है, ये सबका हेड भी है वहां पर। और फायरमैन ऑन ए शिप जिसका नाम है ट्रांसएटलांटिक ओशियन ओशियन लाइनर, शिप का नाम है इसका। जिस शिप पे ये, इसका नाम भी याद रखना है आपको। तो ओशियन लाइनर के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम इसका ट्रांसएटलांटिक और ओशियन लाइनर, इसी शिप सारे के सारे दिखाए गए, तो ये नाम आपको याद रखना। यंक इज नोन एज रोडिन्स द थिंकर। रोडिन जो है ये नाम, ये वर्ड इस कॉमेडी में कई बार आएगा। जब भी यंक चुपचाप बैठा हुआ दिखाई देगा, कुछ सोचता हुआ लगेगा कि कुछ सोच रहा है। जैसे कि जब मिल्ड्रेड इसकी बेइज्जती करके चली जाती है थर्ड सीन में, तो जब फोर्थ सीन स्टार्ट होता है तो ये ऐसे ही बैठा रहता है गुमसुम। अब ये सोचता रहता है भाई वो मेरी बेइज्जती करके चली गई, इसे बड़ा धक्का लगता है, फिर एकदम कहता है कि भाई मुझे बदला लेना है। तो जब ये चुपचाप बैठ के सोचता रहता है, तो इसके बैठ करके सोचते समय जो फोटो है, जो पोज है, वो ऐसी है जैसे एक रोडिन ने एक मूर्ति बनाई थी। रोडिन इटली का स्कल्पचर है, मूर्तिकार है। उसने एक मूर्ति बनाई थी। देखो ज्यादातर इटली में ही हुए हैं ये जितने भी मूर्तिकार और जो पेंटर वगैरह, ये इटली के फेमस हुए हैं, जिसमें फ्रा पेंडोल्फ का नाम आता है, राफेल का नाम आता है, तो वो सब इटली के। तो यहाँ पर यंक जो है इज नोन एज, ऐसा जाना जाता है, मतलब उसे ऐसा मानते हैं, वहां पे लाइन आती है ये, कि वो रोडिन के द्वारा बनाया गई एक मूर्ति जिसे थिंकर बोलते हैं, सोचने वाला। तो कोई ऐसी मूर्ति बना दे कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है वो सोच रहा है, ऐसा ही लग रहा था यहाँ पर यंक। तो रोडिन की, रोडिन पूछा जा सकता है आपसे, रोडिन कौन है? तो आपको ये क्वेश्चन बनता है फिर, रोडिन एक स्कल्पचर है, मूर्तिकार, इटली का। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बैठता है। उसने एक ब्रोंज की स्टेचू बनाई थी सोचते हुए व्यक्ति की, तो ऐसा ही लग रहा था जब यंक ऐसे बैठा था। अब एक दूसरा कैरेक्टर आता है पैडी का इसमें, जो बूढ़ा व्यक्ति है, बुद्धिमान भी है, आयरलैंड का है, आयरिश मैन है। ये न्यूयॉर्क का था, वो आयरलैंड का है। ही वर्क्स विद यंक एज ए फायरमैन, वो भी फायरमैन का, सब इधर उधर से आके सब नौकरी कर रहे हैं। तो वो भी यंक के साथ एक फायरमैन है। इसकी भी बहुत सारी स्पीच आती है, गाना भी गाएगा। बूढ़ा है पैडी। पैडी इज नोन फॉर ड्रंकनेस, मतलब शराब के लिए फेमस है। इसका मतलब बहुत ज्यादा शराब पीता है, और ये बियर वगैरह पी भी रहे थे, तो ये मतलब पीने पाने वाला व्यक्ति है। पैडी रिकॉल्स हिज डेज ऑन ए क्लीपर शिप। पैडी जो था वो उन दिनों को याद करता है। अच्छा, जब पैडी का जिक्र आता है, वो अपनी पुरानी बातों को याद करना। और जब उसने कहीं, ऐसा ना, आज इस शिप पे काम कर रहे हैं, पहले कभी इसने काम करा था, एक क्लीपर नाम से एक शिप था, उसमें काम करा था। वेयर एवरी वन वाज फ्री, वो बताता है वहां पे तो हम सब फ्री थे, यहाँ तो बंधन से में है। ऐसा लग रहा है जैसे जेल में है, तो जिंदगी बिल्कुल बेकार है। तो ऐसे ये पैडी बात करता है कि भाई वो जो था समय, वो बड़ा बेहतरीन था, हम तो उसमें थे, तो वहां पे तो आजादी बहुत ज्यादा थी, यहाँ तो आजादी नहीं है। तो उस शिप पे जो वर्क करता था पुराने पे, उसका कंपैरिजन इस वाले शिप से कर रहा है करंट में जो है। तो इस तरीके से कहता है कि भाई पैडी उन दिनों को याद करता है। आई केयर फॉर नबडी, नो नो नॉट आई, एंड नबडी केयर्स फॉर मी। ना मैं किसी की केयर करता हूं, ना कोई मेरी करता है। पैडी फायरमैन से बोलता है कि भाई यहाँ पे अलग मैटर है, इस शिप पे जब मैं वहां था ना बिल्कुल फ्री था। आई केयर फॉर नबडी, ना मैंने किसी की केयर करी, ना किसी ने मेरी करी, मतलब सब ऐसे थे। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है इस वाले शिप पर। यहाँ बहुत टेंशन में है, बेकार है, यहाँ तो हम बंधन में है, ऐसा लग रहा है पिंजरे में बंद हो हम। तो उस शिप की और इस शिप की तुलना करता है। लॉन्ग, अब एक कैरेक्टर आता है लॉन्ग का, वो भी एक फायरमैन है। वो एक फायरमैन है यंग की तरह ही, मतलब इनके सबके साथ। लॉन्ग टेक्स यंग टू न्यूयॉर्क सिटी। अब ये न्यूयॉर्क सिटी में जाएगा फिफ्थ सीन के अंदर। और जब ये जाएगा बदला लेने के लिए मिल्ड्रेड से, तो जब इसके साथ जाएगा लॉन्ग, लॉन्ग और ये दोनों के दोनों जाएंगे वहां पर। और वहां ये कुछ ऐसी बदतमीजी कर देगा कि इसे वहीं से जेल जाना पड़ जाएगा यंग को। तो वो भी आएगा सीन। मिल्ड्रेड डगलस जो है वो सेकंड सीन में दिखाई देती है। वो 20 ईयर ओल्ड है, 20 साल की है। और डॉटर है ओनर की, स्टील कंपनी का ओनर है। नेजरेथ स्टील नाम है कंपनी का। सी हैज नो रियल नॉलेज ऑफ हार्डशिप। उसे हार्डशिप माने मजदूरी, हार्डशिप होता है कठोर परिश्रम करना, उसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या है उसके मन में आया, क्योंकि वो स्टूडेंट है सोशोलॉजी की। तो उसने कि भाई मैं मिलूंगी जा करके, मतलब सबसे आमने सामने देखूंगी।
दो चार मूवी में आपने देखा होगा किसी के पिता जो है ना वो होते हैं जेलर, तो वो जेल में कि मुझे जेल के जो व्यक्ति है कैदियों से मिलना है, ऐसे कहती है। ऐसी ये है कि भाई मैं कुछ करके मतलब मैं इनमें थोड़ा सा समन्वय स्थापित करूंगी, आती तो ये सोच करके है, हो उल्टा जाता है, आकर के और बेइज्जती कर देती है इनकी वर्कर्स की, अच्छा खासा एक काम कर रहे थे उन्हें भी डिस्टर्ब कर देती है। मिल्ड्रेड जो थी वो हीरोइन भी है इस प्ले की, स्टूडेंट है सोशोलॉजी की, समाजशास्त्र की। मिल्ड्रेड इज कंसिडर्ड एज एन एंटागनिस्ट ऑफ दिस प्ले, वो इसकी एंटागनिस्ट भी हो जाती है। एंटागनिस्ट वैसे वो होता है, विलन तो हो जाता है जो बुरे काम करे, और एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट में अंतर होता है। प्रोटैगनिस्ट होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी चले और जो पॉजिटिव हो। एंटेगनिस्ट मतलब जिस जो नेगेटिव सेंस दिखाए, और उससे मतलब कहानी पे असर हो, मतलब कहानी का एक तरह से विलन हो जाता है। तो एंटोगनिस्ट विलन से, विलन को तो एकदम बुरे वाले उसमें ले जाते हैं, एंटोगनिस्ट होता वो ये नेगेटिव कैरेक्टर। तो ये एंटोगनिस्ट कैसे बन गई, एक शब्द ऐसा यूज कर दिया इसने, यैंक से फिल्दी बीस्ट बोल दिया, हेरी एप, कि तुम तो फिल्दी बीस्ट हो, तुम जंगली जानवर हो भद्दे, ऐसा लाइन यूज कर दी। और इसी बात का बदला लेने के लिए यैंक की जिंदगी तक खत्म हो गई। अब वही चीजें अब चलेगी जब स्टोरी स्टार्ट हो। मिल्ड्रेड इस शिप पर ही है, ऊपर बैठी हुई है बिजनेस क्लास में, और डेक पर, जिसे डेक बोलते हैं, ये इंजन रूम में है सारे के सारे नीचे की तरफ, और वो भी सामने फ्रंट पर। मिल्ड्रेड अपनी आंट के साथ है, उसकी आंट है जो बहुत ज्यादा मतलब सब दोनों रिच तो है ही है, वो बहुत घमंडी भी है। उसकी जो आंट है ना वो बड़ी फैट है और मिडिल एज की भी है, 40-45 साल की, और एरिस्टोक्रेटिक वुमेन, तो पैसे वाली तो है ही। सी हेट्स पुअर पर्सन वेरी मच, अब ये अमीर तो ज्यादातर सभी करते हैं, यही बात यूजिन ओनेल बताना भी चाह रहा है कि ये अमीर व्यक्ति गरीबों से नफरत करते हैं। तो वो करती है आंट, लेकिन मिल्ड्रेड मिलने आई है। सी इज द चैपरन ऑफ मिल्ड्रेड, मिल्ड्रेड की चैपरन से होता है मतलब जिसने उसे गार्ड करा हो, जैसे वो होता है ना कि आंटी के साथ रही है, मतलब जैसे मदर नहीं है इसकी तो आंटी ने पाला ऐसे, तो वो इसकी मतलब एक तरीके से पैट्रन की तरह है। फायरमैन जो है आर सिटिंग इन द फोर कैस्टल ऑफ द शिप। फोर कैस्टल, फोर जो वर्ड होता है ना, FOR, ये आगे का हिस्सा होता है, और कैसल माने किला होता है। मतलब थे तो ये नीचे की साइड में, लेकिन आगे की तरफ शिप के आगे का जो हिस्सा होता है प्रो वाला, तो आगे की तरफ ये सारे के सारे जो फायरमैन थे, मतलब इंजन जो है ना वो आगे की साइड में है, तो वहीं पर सब बैठे हुए हैं। द वर्क ऑफ फायरमैन इज टू सावल कोयल इनटू द इंजन ऑफ शिप। इनका काम क्या है, सावल वो होता है फावला जो होता है, मतलब ये उससे कोयल को फेंकते हैं इंजन में, शिप के इंजन में कोयलों को फेंकने का ये इनका काम है। आग जलती रहती है, कोयला उठाते हैं फेंकते हैं। कई सारी फिल्मों में आपने वो कोयले फेंकते हुए देखे होंगे कि किस तरीके से ऐसे कोयला फेंका जाए। गदर फिल्म का लास्ट में देखा होगा, जो छोटा सा बच्चा भी फेंकता रहता है, सन्नी देओल फेंकता रहता है, तो वो है। शोले मूवी में देखा होगा। तो इसी तरीके से ये कोयले फेंकने का इनका काम है। दिस इज ए ट्रेड शिप, अब ये कोई यात्रियों वाला शिप नहीं था, व्यापारिक ट्रेड शिप है। और विच वाज गोइंग टू अटलांटिक ओशियन, जा रहा था न्यूयॉर्क से, होता हुआ न्यूयॉर्क से अटलांटिक ओशियन की तरफ को जा रहा था। तो माल जा रहा होगा कहीं पर, तो वहीं पर वही स्टील वाला और मालकिन जो है ऊपर बैठी हुई है, वो आएगी इनके पास। देर इज नो वुमेन फायरमैन इन द शिप, इस शिप में कोई वुमेन फायरमैन, मतलब जितने भी फायरमैन है सब जेंट्स है। इसीलिए वो आंट मना भी करती है, इसलिए वो इंजीनियर भी मना करेगा कि अरे तुम क्या करोगी मालकिन जा करके, लेकिन वो नहीं मानेगी कि भाई मुझे जाना है, इनसे बात करनी है, एक बार मिलना है। यंक इज द फायरसेस्ट लुकिंग, फायर्स होता है खूंखार, और EST लगा दिया तो सुपरलेटिव डिग्री बना दी, फायरसेस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा खूंखार लुकिंग है उसकी, देखने में बहुत खूंखार लगता है, ऐसे लंबा तकड़ा है, और बाल वाल से उसके, और काला तो वो है ही, और ऊपर से कोयले फेंक रहा है। तो कुल मिलाकर के वो यंक का कैरेक्टर कुछ ऐसा, इसीलिए उसे सारी दुनिया हेरी एप कहती है। लुकिंग मैन अमोंग देम, यंक इज फायरेस्ट लुकिंग मैन अमोंग देम, सबके बीच में वो सबसे खूंखार है। ही इज ऑल्सो क्वेरलसम फेलो, और क्वेरलसम होता है झगड़ालू भी है, मतलब कोई उसे कुछ कहे तो किसी से एक बियर मांगता है तो दो देते हैं उसे, हेड है सबका, झगड़ा झगड़ा करता है। वो सीटी बजाने वाला जो है ना, जो विस्लर ब्लोअर होता है, विसल ब्लोअर, वो सीटी बजाता है कि भाई अब तुम काम करो, अब रुक जाओ। जब वो सीटी बजाता है ना तो इसकी खटकता है एकदम, उससे लड़ने को जाता है, बस सीटी क्यों बजा रहा है, हम अपना आप जब करेंगे अपना आप काम करेंगे। तो ऐसा मतलब दूसरे से मतलब लड़ने को तैयार है बिल्कुल, इस तरीके का। यंक अगली है लुकिंग में,
जब अगली है जब तो इसे जैसे ही वो देखेगी ना, ये उसके सामने एकदम पड़ेगा तो डर जाएगी इससे। मतलब काला सा तो था ही, एकदम आमना सामना होगा मिल्ट्रेड से, तो मिल्ट्रेड एकदम बेहोश हो जाएगी, डर जाएगी। यंक इज अगली इन हिज लुकिंग, देखने में अगली है। ही इज द बेस्ट कॉयल स्टोकर। लेकिन जो स्टोकर है ना, इन सबको स्टोकर बोलते हैं फायरमैन को। कोयल को स्टॉक करने वाला, मारने वाला मतलब प्रहार करने वाला, या जैसे कोयले फेंकने में, वो सबसे नंबर वन है, बेस्ट कोयल स्टोकर है, मतलब काम करने में भी नंबर वन। वेन यंक डिमांड्स वन बियर, जब वो वन बियर की डिमांड करता है ना अपने सभी फायरमैन से, अपने साथ के व्यक्तियों से, तो वे उसे दो बियर दे देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कैसे भी quarrel करना, मतलब झगड़ा ना हो जाए, कैसे डरते हैं से। यंक थिंक्स दैट ही इज सुपीरियर एंड पावरफुल पर्सन। वो कहता है यार मैं सुपीरियर हूँ, पावरफुल हूँ, और अपने आप को मतलब बहुत उच्च मानता है यंग जो है। इंजन रूम जो है जहां पर ये सारे के सारे है शिप का, इस कोड उसे हम स्टॉक होल के नाम से जाना जाता है। मतलब एक जैसे शिप की जगह है उसे स्टॉक होल कहते हैं, जहां पर ये सभी जो है स्टोकर है, इन सबको हम फायरमैन बोल दो या स्टोकर भी कह सकते हो। स्टॉक होल में जाने की जिद करेगी मिल्ड्रेड, वो कहेगी भाई मुझे वहां जाना है। स्टार्टिंग जब प्ले की होती है, सभी फायरमैन ड्रिंकिंग कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं इन स्टॉक हॉल के अंदर, वहीं पर काम भी कर रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं, और मजाक ठट्टे कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, गाने भी गाते हैं विस्की के ऊपर, शराब के ऊपर। यंक पैडी से कहता है, जो वो एजिड मैन है, भाई गाना गाओ, कोई विस्की सॉन्ग गाओ, मतलब शराब के ऊपर। ऑल फायरमैन सिंग विस्की सॉन्ग विद पैडी, पैडी के साथ फिर सभी गाने लग जाते हैं शराब के ऊपर गाना। लैस हु फॉन्डली वेट्स, लैस माने लड़की होती है, एलईडी लेड माने लड़का, एल ए डबल एस, लैस माने लड़की। एक लड़की हूँ फॉन्डली, पागल होकर के वेट करती है, ये गाना गा रहा है। जो लॉन्ग है, लॉन्ग रिपीट्स करता है लाइन इस गाने की, पैडी के गाने की। कह रहा है अरे लड़की वो वेट कर रही है, मेकिंग ए होम फॉर मी, मेरे लिए घर बना रही है, मतलब फॉर मेकिंग ए होम फॉर मी, मेरा इंतजार कर रही है। और उस घर, तो अब वो घर की जब बात आती है, यंग कहता है हमारा तो ये सिपी घर है, ये यही घर है। और तो तब ये लोग कहेगा अगर ये घर है तो यार ये तो नर्क है बिल्कुल, ऐसे एक गाना चल रहा है। अकॉर्डिंग टू यंग द शिप इज अवर होम, कोई इंतजार नहीं कर रहा कहीं पर। गाने में आ रहा है ना, एक लड़की इंतजार कर रही है और वही वो घर बनाएगी मेरा, मतलब वही उसने अब वो घर पे हमारा इंतजार कर रही है, वही हमारा घर बनेगा। तो ये कहता है यंग कि ये शिप ही हमारा होम है। वी बिलोंग टू दिस यू आर सेइंग, अब यहां पर पैडी क्या कहता है, वी बिलोंग टू दिस, हम इससे बिलोंग करते हैं, मतलब शिप से। यू आर सेइंग, तुम कह रहे हो हम इससे बिलोंग करते हैं। वी मेक दिस शिप गो, हम इस शिप को गो करा रहे हैं, मतलब चला रहे हैं। यू आर सेइंग, तुम कह रहे हो गॉड, हे भगवान, हैव पिटी ऑन अस, हम पे दया करो। ये गाना चल रहा है, पैडी यंग से कहता है अदर फायरमैन से, मतलब रिपीट कर रहा है उसकी बात को कि हम इससे जुड़े हुए हैं, हम इसे चला रहे हैं। इस प्ले में लॉन्ग मेक्स मार्क्सिस्ट स्पीच, मार्क्स की थ्योरी, कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी होती है कि वो यही बताता है लेबर और जो ये कैपिटलिस्ट जो होते हैं, इन दोनों में कभी नहीं बनती, ये पूंजीवादी इन्हें एडजस्ट नहीं कर पाते जिंदगी में। तो इस प्ले के अंदर लॉन्ग का जो करेक्टर है वो मेक्स मार्क्सिस्ट स्पीच, उसकी कुछ स्पीच ऐसी है जो मार्क्स की थ्योरी की तरह है। एंड प्रीचिज, उसकी स्पीचेस और प्रीचिज ऐसी है मार्क्स की तरह। वो कहता है इफ द शिप इज होम इट इज हेल, जैसे ये लाइन बोलता है, अगर आप इसे घर कहते हो ना तो ये तो नर्क है। अब ये नर्क क्या है कि हम यहीं पिंजरे में जैसे कैदी पड़े रहते हैं ना, ऐसे पड़े हैं, कोई फ्रीनेस नहीं है, नर्क है एक तरीके से। और हमें सुननी पड़ती है मालिकों की, मतलब वही बात आ जाती है मार्क्स की थ्योरी वाली। आफ्टर हियरिंग लॉन्ग की स्पीच को सुनने के बाद, जो मार्क्स वाली स्पीच, अरे ये तो नर्क है, यंग ये एडवाइस करता है लॉन्ग को फॉर ज्वाइनिंग साल्वेशन आर्मी, तुम्हें तो मुक्ति वाली कोई आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आयरनी वे में कहता है, मतलब बात घुमा करके, तुम साल्वेशन आर्मी, भाई तुम ऐसी ऐसी स्पीच जब दे रहे हैं ना, जैसे बहुत से ज्यादा स्पीच, भाई तुम्हें तो, तुम वो एक वो खोल लो, अपना आश्रम खोल लो, तुम तो इतने बड़े ज्ञानी हो गए हो, ऐसे ऐसे स्पीच थे। पैडी सोचता है दैट द लाइफ ऑन द ओशियन लाइनर, ये ओशियन लाइनर वो शिप है जिसपे ये चल रहे हैं इस समय, कि जो इसकी जिंदगी है ना वो नर्क है। कंपैरिजन ऑफ क्लीपर शिप, क्लीपर शिप वो था, नाम है ये शिप का जिसपे इसने पहले काम करा था पैडी ने। पैडी कहता है अरे वो जिंदगी कितनी बेहतरीन थी क्लीपर शिप, यहाँ तो नर्क है बिल्कुल। यंग कॉल्स हिमसेल्फ स्टील, यंग कहता है मैं स्टील हूं ड्यू टू हिज पावर,
पावर की वजह से मैं स्टील हूं, मजबूत। तो अपने आप को ऐसे बोलता है। यंग कंसीडर पैडी डेड, कहता है कि पैडी तुम तो डेड हो चुके हो, ड्यू टू हिज पास्ट थॉट्स, तुम्हारे जो पुराने विचार है ना, ये तुम मर चुके हो, तुम बेकार हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो। यंग मतलब सब मजाक कर रहे हैं एक दूसरे से। मिल्ड्रेड एंड हर आंट, ये दोनों आर इंट्रोड्यूस इन सेकंड सीन में, ये इंट्रोड्यूस होते हैं जब वो कहती है मुझे मिलना है। तो सेकंड थर्ड सीन में ये मिल लेगी आकर के यंग से और बेहोश हो जाएगी और उसे फिल्दी बीस्ट कह देगी। और फोर्थ सीन में वो सोचेगा, उसे उसके दोस्त ये कहेंगे भाई किसके बारे में सोच रहा है, क्या उसे, क्या तुझे लव हो गया उससे? वो कहेगा लव नहीं, मुझे उससे बदला लेना, वो मुझे फिल्दी बीस्ट कह के गई है। और पांचवें सीन में ये 5 एवेन्यू स्ट्रीट पहुंचेंगे, लॉन्ग और ये, और छठे सीन में जेल है। और सातवें में वो IWW से मिलेगा और आठवें में वो जू में जाएगा और मर जाएगा। ऐसे ये सीन। मिल्ड्रेड एंड हर आंट आर इंट्रोड्यूस इन सेकंड सीन में इंट्रोड्यूस होती है। मिल्ड्रेड वांट्स टू सी द कंडीशन ऑफ द मैन हु आर वर्किंग ऑन द शिप। अब मिल्ड्रेड जो है वो देखती है कंडीशन मैन की, हु आर वर्किंग ऑन द शिप। अब वो जब आती है तो देखती है कि भाई सब किस तरीके से शिप पे काम कर रहे हैं। सी वर्कड विद द पुअर, उसने कभी पहले मैनहट्टन लोअर ईस्ट साइड, मतलब ये एक कंपनी थी जहां उसने पहले कभी गरीब व्यक्तियों के साथ वर्क किया था, मतलब जैसे चले जाते। तो वो इसी वजह से आई है कि मुझे यहाँ भी मतलब इन्हें देखना है और इनके साथ थोड़ा मतलब इनके वर्क को देख करके समझना है। मिल्ड्रेड टेल से लाई, वो झूठ बोलती है कैप्टन से शिप के। ये कहती है कि सी हैज गॉट द परमिशन फ्रॉम हर फादर, कि पापा से तो मैं परमिशन ले आई हूं। तो फिर इसे कोई रोकता नहीं है, इसलिए ये एंट्री कर जाती है। उसकी जो आंट है वो तो काफी घमंडी है, पैसों का घमंड है उसे, वो इसे स्टॉप रोकती है मिल्ड्रेड को। गोइंग इन द पार्ट ऑफ शिप वेयर वर्क फायरमैन वर्क, वो कहती है वहां जाने से उसे रोकती है। अरे तुम वहां जाके क्या करोगी, अरे वे बेकार इंसान है, वर्कर है, ऐसे कोयले वाले, उनसे क्या करोगी वहां जाकर के? सी सेज दैट मिल्ड्रेड विल बी लाइक ए डेमन, तुम उनके सामने एक डेमन की तरह हो जाओगी। तुम क्या करोगी, मतलब उनके लिए पिशाच, ऐसे भूत की तरह। हर आंट कॉल्स हर सर्विस एज स्लिमिंग, उसकी आंट उसकी सर्विस को स्लिमिंग कहती है। स्लम्स होते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, मतलब निम्न, निम्नता वाली सर्विस कहते हैं। ये बेकार के, इनसे क्या मतलब तुम्हारा, तुम कहाँ ये कहाँ, तो इस काम को मत करो। मिल्ड्रेड वांट्स टू डू समथिंग फॉर हर फादर्स बिजनेस, अब वो अपने पिता के बिजनेस के लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि वो सोचती है कि मैं एक वेस्ट प्रोडक्ट हूँ, मतलब मैं किसी काम की तो हूं नहीं भाई। वो कुछ ऐसा काम बिजनेस में कोई हाथ नहीं बढ़ा रही थी, तो उसने सोचा कि मैं इसी काम को कर दूं, कुछ तो करके दिखा दूं। तो मैं वर्कर से मिलूं, उनके, उन्हें देखूं, उन्हें क्या कमियां है, कैसे उन्हें थोड़ा सा मतलब एक तरीके से साथ में लेके चलने वाली बात। इंजीनियर कहता है जब वो जाती है ना नीचे उनसे मिलने के लिए, तो वो बोलता है कि हर ड्रेस विल बी डर्टी, वो वाइट कलर की ड्रेस थी उसकी, कि ये ड्रेस तुम्हारी गंदी हो जाएगी। लेकिन वो चेंज नहीं करती उस वाइट ड्रेस को। वो कहती है सी हैज मोर देन 50 ड्रेसेस, मुझे, मेरे पे 50 से भी ज्यादा ड्रेस है। सी विल थ्रो दिस ड्रेस इन टू सी, इसे मैं समुद्र में फेंक दूंगी, दूसरी पहन लूंगी। मिल्ड्रेड मीट्स फायरमैन इन वाइट ड्रेस में वो स्टॉक होल में चली जाती है थर्ड सीन में। शी वांट्स टू सी हाउ द अदर हाफ लिव, सो शी गोस टू स्टॉकहोल्म, वो देखना चाहती थी दूसरे, अदर हाफ, आधे मतलब दुनिया में जो दूसरे व्यक्ति है, अदर हाफ से सेंस ये हो गई कि भाई आधे हम हैं आधे ये है, उन्हें देखना चाहती है वे कैसे स्टॉकहोल्म में किस तरीके से अपनी लाइफ काट रहे हैं। पैडी जो था वो बूढ़ा व्यक्ति फील्स, उसके बैक एक है, मतलब कमर में दर्द हो रहा था सॉल्विंग करने में कॉइल्स को, जब वो कोयल कोयल जो है, जो कोयले उन्हें फेंक रहा था, तो उसकी कमर में दर्द हो गया। वो उम्र भी हो रही है उसकी, और लेकिन यंग जो है वो इन चीजों में सबसे नंबर 1 था, सबसे ज्यादा काम करने वाला वही था। यंग बिकम्स इन्फ्यूरेटेड, होता है बहुत ज्यादा नाराज हो जाना, गुस्से में आ जाना। एट द विसल ब्लोअर, जो विसल मारता था ना वो, कि भाई अब तुम फेंको कोयले, अब रुक जाओ, ऐसे एक विस्लिंग करता था, जैसे ज्यादा कोयले डल जाते हैं ना तो रोक रुक जाओ थोड़ा सा, थोड़ा रुक के जब डालना कोयले, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो विसल करता था। उससे ये इन्फ्यूरेटेड हो गया, नाराज हो गया कि भाई तू कौन होता है, हम अपना आप कर लेंगे। बिकॉज ही थिंक्स ही शुड टेल द फायरमैन व्हेन टू वर्क, वो ये सोचता है कि अच्छा ये बताता है हम कब काम करें, ऐसे मतलब उससे नाराज हो गया ये बहुत ज्यादा। आफ्टर सीइंग द
स्केर्ड फेस ऑफ यंग का, स्केर्ड माने डरावना चेहरा देख करके मिल्ड्रेड जो है वो फेंट्स हो जाती है, बेहोश हो जाती है, उसे फिल्दी बीस्ट कहती है। तो यहाँ पर ये नाराज हो जाती है और जैसे ही उसका मतलब इस, अब यहाँ पर इसका जब मिल्ड्रेड जो है कॉल्स यंक एज ए फिल्दी बीस्ट, अब ये इसे फिल्दी बीस्ट कहती है। ये जो बोलना है ना इसका फिल्दी बीस्ट, ये ही सबसे मतलब टर्निंग पॉइंट है इस पूरे प्ले का। तो वो उसे मिल्ड्रेड जो है यंग को फिल्दी बीस्ट बोलती है। अब फिल्दी बीस्ट, ये लग जाती है बात यंग को कि उसने इसे फिल्दी बीस्ट कहा। फिल्दी से मतलब होता है भद्दा, बुरा, बीस्ट जंगली जानवर। तो मिल्ड्रेड कॉल्स यंग एज फिल्दी बीस्ट, और यही बात चुभ जाती है यंग को। इसी का बदला लेने के लिए अब वो आगे को चलेगा और अपनी जान गंवा देगा। तो फिल्दी बीस्ट कहा। और यही यूजिन ओनेल का भी कहना है कि अमीर व्यक्ति जो ये कैपिटलिस्ट होते हैं, जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ये किसी भी तरीके से वर्कर लेबर क्लास को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाते, इन्हें हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं। अब वो इससे मिलने आई, आखिरकार उसने ऐसा बोल दिया। मिल्ड्रेड कंपेयर्स हर सेल्फ विद लेपर्ड, कहती है मैं तो लेपर्ड हूं। तो अपनी तुलना, लेपर्ड होता है मतलब एक चीता, तेंदुआ, तो मतलब अपनी तो तुलना उसे हेरी एप की तुलना करती है उसकी यंग की, और अपने आप को लेपर्ड कहती है। टेक मी अवे ओ फिल्दी बीस्ट, टेक मी अवे, अरे मुझे अलग करो, मतलब अपने आप को अलग हटाना चाहती है। हे फिल्दी बीस्ट, मिल्ड्रेड यंग से कहती है, ये फिल्दी बीस्ट वर्ड यूज करती है उसके लिए। चौथा सीन चलता है, फोर्थ सीन। पैडी एंड ऑल फायरमैन से टू यंग, अब ये परेशान है यंग, वो तो चली गई। अब यंग क्या है कि उसके माइंड में ये, अब वो बैठ के सोच रहा है, वही रोडिन का मूर्ति बन गया। इन फोर्थ सीन में पैडी एंड ऑल फायरमैन से टू यंग से कहते हैं दैट ही इज इन द लव ऑफ मिल्ड्रेड इन आयरनी वे। आयरनी वे में कहते हैं अरे शायद इसे लव हो गया है उससे, और मिल्ड्रेड को भी लव हो गया है, और ये भी मतलब जो सोच रहा है ना वो बार बार ऐसे। Sure, it was as if she had seen a great hairy ape escaped from zoo. पैडी ये कहता है निश्चित रूप से, इट वाज ऐसा था, एज इफ मानो, सी हैड सीन, ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो गई और जैसे वो चीख रही थी ना, तो ऐसा लगा कि मानो एज इफ सी हैड सीन ए ग्रेट हेरी एप, उसने कोई बड़ा हेरी एप देख लिया हो। एस्केप्ड जो भागा हो जू से, मतलब ये बोल दिया अब इसने पैडी ने कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई हेरी ऐप देखा। पहली बार हेरी ऐप वर्ड यूज करा पैडी ने, और फिर सबने कहा हेरी ऐप ऐसे बोला। तो ऐसे नाम मतलब इसका चलता है। यंग सोचता है कि उसकी बेइज्जती करी गई है मिल्ड्रेड के द्वारा, और इंजीनियर ने भी, दोनों ने मिलकर के। सो ही डिसाइड्स टू टेक रिवेंज टू हर, कहता है मुझे इससे बदला लेना है, अब कुछ भी हो जाए। अब बदला लेने के लिए लॉन्ग इसकी सपोर्ट करता है कि भाई वो अगर मिलेगी तो न्यूयॉर्क चलना पड़ेगा, और वहां चलना पड़ेगा जो न्यूयॉर्क का सबसे पॉश एरिया है, जहां मालदार व्यक्ति आते जाते हैं। तो वो था फिफ्थ एवेन्यू स्ट्रीट, और उसी फिफ्थ सीन के अंदर ही वो, मतलब ये वहां जाएंगे, लॉन्ग के साथ जाएगा ये। तो बदला लेना है ये सोचता है। आफ्टर 3 वीक्स, 3 सप्ताह बाद, फिर इस शिप से जब उनका काम खत्म हो जाता है, तो लॉन्ग और यंग दोनों न्यूयॉर्क आते हैं। संडे का दिन था, फिफ्थ सीन स्टार्ट होता है। अब संडे के दिन चर्च में जाते आते रहते हैं ना व्यक्ति, तो ये वहां खड़े हो गए कि भाई संडे में जो मालदार भी व्यक्ति है ना वो चर्च जरूर आएगा, और बीच में खड़े हो गए कि मिल्ड्रेड जरूर आती जाती दिखाई देगी, और तब उससे बेइज्जती का बदला लेना यंग ने सोच लिया। When the ship comes to the port of न्यूयॉर्क आया, तो यंग एंड लॉन्ग जो थे ट्रेवल द फिफ्थ एवेन्यू स्ट्रीट, न्यूयॉर्क में फिफ्थ एवेन्यू स्ट्रीट में पहुंच गए। तो फिफ्थ सीन है और नाम भी था फिफ्थ एवेन्यू स्ट्रीट। लॉन्ग कहता है यंग से कि दैट ऑल एरिस्टोक्रेट पर्सन, जितने भी रईस व्यक्ति है ना, कम टू एवेन्यू स्ट्रीट आते हैं, सो वी कैन मीट मिल्ड्रेड हियर, मिल्ड्रेड जो है ना वो यहाँ हमें मिल जाएगी। अब ये उसका वेट कर रहे थे। इतनी कहाँ बर्दाश्त थी यंग पर, वो चिढ़ने लगा वहां के व्यक्तियों को देख के, सब इतने साफ सुथ, वहां की गलियां साफ बिल्कुल, कपड़े ऐसे, और सारी चीजें, मतलब उन्हें अपनापन मतलब बहुत भद्दा लगने लगा। ऊपर से जब डायमंड और वो मंकी का फर देख करके उसकी कीमत देखी कि हमें एक साल में भी इतने नहीं कमाते जितनी इसकी कीमत है, तो और चिढ़ गया। अब पब्लिक को फिर छेड़ने लगा, परेशान करने लगा, मतलब उसका मन था किसी से लड़ू जबरदस्ती। तो लॉन्ग यंग से कहता है सब यहीं पर आते हैं। सी वाज ऑल वाइट, आई थॉट सी वाज ए घोस्ट श्योर, यंग ने फायरमैन से कहा था
जब वो उसने तो उसे हेरी है फिल्दी बीस्ट बोल दिया मिल्ड्रेड ने। इसने कहा था सी वाज ऑल वाइट, वो सफेद कपड़ों में ऐसे थी, मैंने सोचा कि जैसे कोई भूत हो। तो ये एकदम चीख सी गया था मतलब उसकी तरफ को देख करके, और जैसे ये हुआ तो वो भी एकदम बेहोश हो गई थी, ऐसे हुआ था। आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब ये काफी देर तक वहां पर खड़े रहे, तो दे वर अनेबल टू मीट मिल्ड्रेड, तो वहां पर आई नहीं। इसीलिए यंग जो है ना अब नाराज सा हो गया, ही बिकम्स इरिटेट हो गया, चिड़चिड़ा सा हो गया, आफ्टर सीइंग द क्लीननेस एंड कल्चर ऑफ वेल्दी पर्संस, उनकी साफ सफाई कल्चर देख करके, जो वे पैसों वाले व्यक्ति, जो अमीर व्यक्ति है ना, उन्हें देख के चिढ़ने लगा। भाई हम अपने आपा देखा कि भाई हम तो कुछ भी नहीं यार, ये अपना आपको कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रहे, हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा, सब भागे फिर रहे, कोई इधर को जा रहा है कोई इधर को, तो उनके जान के टक्कर मार रहा है ये, अरे सॉरी से बोल बोल के निकल रहे हैं। इन्हें शोरूम, अब एक शोरूम में पहुंचते हैं दोनों के दोनों, देखते हैं डायमंड्स, देखते हैं वहां पे मंकी के फर लगे हुए थे जो कपड़े से। द प्राइस ऑफ देम वाज हायर देन द एनुअल इनकम ऑफ फायरमैन, उनके प्राइस एनुअल इनकम से भी ज्यादा थे इनकी, 12 महीने में भी इतने पैसे नहीं कमा सकते जितना उसकी कीमत थी, और चिढ़ जाते हैं। लॉन्ग कहता है परहैप्स वेल्दी पर्सन जो है ना डोंट परचेज मंकी फर, तो ये नहीं खरीदते एट द, वो मंकी का जिक्र कर देता है, मजाक करता है, भाई ये मंकी फर नहीं खरीदेंगे। अब मंकी से इसका नाम आता है एक तरीके से, इसे भी तो हेरी है बोल रहे हैं ना। इस पर यंक और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मतलब बहुत उत्तेजित हो जाता है। यंक ट्राई करता है फाइटिंग करने की विद सम वेल्दी चर्च गोयर्स, जो चर्च की तरफ को जा रहे थे ना, उनसे सोचता है कि मैं किसी लड़ाई जबरदस्ती लड़ना चाह रहा था, कि भाई इससे लड़ूं उससे लड़ूं। तो मतलब लेकिन अब आ बैल मुझे मार वाली सेंस हो रही थी ना, अब वहां पर सब व्यक्ति जो भी जिससे ये जबरदस्ती भी करता था ना, सब सोरी कह के निकल जाते थे इधर उधर को। यंग साउटेड कर रहा था, एक कपल पे चिल्लाया, हु वर वियरिंग गॉर्जियस क्लॉथ्स, जो बड़े भड़कीले से कपड़े बढ़िया पहने हुए थे, उस कपल को छेड़ रहा था वहां पे, वो निकल गए। यंग पुश ए मैन, एक व्यक्ति को धक्का दिया, मेक्स द जेंटलमैन मिस हिज बस, उस व्यक्ति की बस मिस करा दी, और जेंटलमैन ने पुलिस को बुला लिया। अब जेल जाएगा ये। यंग इज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड की जेल थी वो, इस आइलैंड पर, वहां पर इसे जेल में भेज दिया जाता है, और जेल में जाएगा ये 6 सीन पर। पुलिस बीट यंग, उसे पीटती भी है, उसे इंजरी, उसके चेहरे पे इंजरी हो जाती है। यंग फील्स हिमसेल्फ लाइक एन एनिमल केज्ड एट जू, मतलब वो अपने आप को सोचता है जानवर की तरह, जो उसमें जू में, मतलब चिड़ियाघर में जिस तरीके से पिंजरे में जानवर होते हैं ना, ऐसे समझता है वो। जब जेल में जाता है ना, तो जैसे जानवरों को बंद कर देते हैं, भाई वो भी एक तरह से पिंजरा से ऐसे ही होता है, तो अपने आप को ऐसा महसूस करता है। 6 सीन चल जाता है। यंक सेक्स द बार्स ऑफ प्रिजन, की जो बार है ना उन्हें हिलाता है, और प्रिजनर जो है उसे हेरी ऐप कहते हैं, जो वो हिलाता है ना, तो वे बराबर में प्रिजनर भी उसे कुछ तो उसका चेहरा ये ऐप की तरह था, बंदर की तरह, और वो ऐसा जैसे भालू और वो होता है ना, मतलब चिंपैंजी टाइप में, तो बालों वाला ऐसे दिख रहा था, तो सभी उसे जब वो हिला रहा था पकड़ के, तो उसे हेरी ऐप बोलने लगी। और वो बात उसे पहले भी बोली, अब भी बोली, अब ऐसे हो गया। यंग कहता है प्रिजनर से दैट दे शुड कॉल गार्ड्स एज जू कीपर्स, तो तुम गार्ड को भी जू कीपर्स बोलो, मतलब जो जू जू को देखते हैं, देख रेख करते हैं। प्रिजनर्स टेल यंग दैट मिस्टर डगलस, अब उसने अपनी कहानी बता दी उन सबको, सब साथी से हो गए, कि भाई वो प्रिजनर बताते हैं यंग को कि जो ये मिस्टर डगलस है ना, जिसकी बेटी है मिल्ड्रेड, इज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टील ट्रस्ट। स्टील ट्रस्ट है बड़ा, जो स्टील का मतलब उसका काम है ना, वो स्टील ट्रस्ट बना रखा है उसने, उसका प्रेसिडेंट है वो, अध्यक्ष है, मतलब जहां पर सारी और कंपनियां स्टील की होती है, तो उसका मेन यही है, ऐसे बताते हैं उसे। वन ऑफ द प्रिजनर्स, जितने वहां कैदी थे ना उनमें से एक, यंग को ये सजेस्ट करता है कि तुम यहां से निकलने के बाद ज्वाइन कर लेना वुबलीज को। अब ये ग्रुप है वुबलीज, IWW वाले, तो इंटरनेशनल जो वर्कर्स है, ठीक है ना, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ वर्कर्स का जो ग्रुप है ना, उसे ज्वाइन करने की बात करते हैं। इफ यू वांट्स टू टेक रिवेंज दैट डेट, अगर उससे बदला लेना है ना, तो तुम्हारी मदद ये वुबलीज करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है जिसमें लेबर की यूनियन होती है, तो ये यूनियन वाले तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। वो तो ऐसी सपोर्ट करने को कह रहा था, इसने सोचा शायद मेरी सपोर्ट करके ये डगलस को मारने में मदद करेंगे, या उसे उड़ा देंगे बम से उसके स्टील कारखाने को, ऐसे कुछ। वुबलीज जो है वो निकनेम है लेबर यूनियन का, विच इज नोन एज द इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, IWW बोलते हैं इसे,
इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड लोकल नंबर 57, ये पूरा उसका वो है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस यूनियन इज IWW, ये पूछी जा सकती है आपसे, IWW का। दीज ग्रुप मेंबर्स रेज द वॉइस अगेंस्ट कैपिटलिस्ट। अब जो ग्रुप मेंबर्स है, तो वुबलीज कह दो, एक ही बात है, ये IWW। ये मेंबर्स आवाज उठाते हैं जितने भी पूंजीवादी होते हैं और सपोर्ट करते हैं लेबर का। उन्होंने तो, उस प्रिजनर ने ये रास्ता बताया कि तुम ऐसे करना अगर तुम्हें उनसे बदला लेना एक लीगल वे में। इसने सोचा कि शायद ऐसा कुछ होगा कि वे एकदम मदद करेंगे और लड़ने के लिए चलेंगे। ए प्रिजनर रीड्स अ रिपोर्ट, वो प्रिजनर जो था जिसने बताया, वो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, विच वाज पब्लिश्ड इन संडे टाइम्स में थी, बाय सीनेटर क्वीन का है वो, तो एडिटर है ये। इसने संडे टाइम्स न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट थी तो उसे पढ़ रहा था, जिसमें ये जो डगलस वाली कंपनी स्टील जो है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, ये बुराई करते हैं वुबलीज की। तो बुराई करते हैं क्योंकि भाई वे इनकी अगेंस्ट रहते हैं हमेशा। इस आर्टिकल में ऐसा कहा गया था, जो ये वुबलीज है ना, ये धब्बा है, ब्लट है ऑन द बॉडी ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की बॉडी पर। अब ये बात किसने कही थी? ये कही थी डगलस वाले, जो कैपिटलिस्ट है, वो तो बुराई करेंगी। तो इसने कहा कि उसे पढ़ करके भाई तुम इनसे मिलो, क्योंकि इनकी ये बुराई करते, ये इनकी नाक में दम करते हैं और ये वर्कर्स की सपोर्ट करते हैं, तो तुम इनसे मिलना जेल से रिहा होने के बाद। When Yang comes to know, जब उसे पता लगा कि these prison bars are made of the steel of Douglas, अब किसी ने कह दिया ये जो जिसके अंदर तुम खड़े हो ना, ये सलाखें भी डगलस की है। अब ऐसे तो वो मिल्ड्रेड की होगी, डगलस की है तो ही बेंड्स द बार्स, उसने उन्हें झुका दिया अपनी सेल की। बट द गार्ड्स कंट्रोल हिम बाय थ्रोइंग वाटर, पर उसके ऊपर पानी डाला, जब जाके उसका गुस्सा शांत हुआ, उसे छोड़ा, ये करा। यंग इज रिलीज फ्रॉम प्रिजन आफ्टर 1 मंथ, अब 1 महीने बाद वो जेल से रिहा होता है। अब 7वां सीन चल जाएगा, 7th नंबर, जब ये वुबलीज से जाके मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही गोज टू द ऑफिस ऑफ वुबलीज के ऑफिस चला गया 7th सीन में। ही नॉक्स एट द डोर, दरवाजा खटखटाता है IWW का, बिकॉज ही थिंक्स दैट इट इज लाइक ए सीक्रेट क्लब, कि वो सोचता है कि ये सीक्रेट है और यहाँ अपनी बात बताना, और ये मेरे साथ लड़ने के लिए, उसे उड़ाने के लिए, बम मारने के लिए ऐसा जाएंगे, ऐसा इसका दिमाग में था। द सेक्रेटरी फील्स, जो सेक्रेटरी था वहां पर, वो खुश होता है इस बात से, ये जान करके कि अब फायरमैन भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। IWW को आज तक कोई फायरमैन नहीं आया था ज्वाइन करने के लिए। ही टेक्स $0.50, आधा डॉलर उससे ले लेता है यंग से, और उसे एक मेंबरशिप कार्ड दे देता है, और उसका लीगल नाम रखता, उसमें लिखता है। अब लीगल नेम जो है उसका यंक नहीं है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इसका नाम है यंक का रॉबर्ट बॉब स्मिथ। रॉबर्ट बॉब स्मिथ, रॉबर्ट यंग के नाम से भी जाना जाता है, रॉबर्ट बॉब स्मिथ इसका नाम है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन। यंग की इच्छा थी कि डेस्ट्रॉय करना ऑल केजेस, वो तो ये चाहता है जितने भी ये पिंजरे बने हुए हैं, फैक्ट्री है, स्टीमर्स बना रखे हैं, बिल्डिंग्स है, जेल है, एंड द स्टील ट्रस्ट, कि ये स्टील की जो भी चीज बनी है मैं सबको सब उड़ा दूं, मतलब ऐसा उसका मानना था। यंग डिस्ट्रॉय करना चाहता है स्टील को इन वट एवर फॉर्म इट इज ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर स्टील जिस भी फॉर्म में है ना, चाहे किसी स्टील से सरिया है किसी का, चाहे स्टील के छत बना रखी है किसी ने, चाहे स्टील की गाड़ी बना रखी है, जहां स्टील दिखाई दे जाए उसे सबको आग लगा दूं, ऐसा चाह रहा था यंग। वो कहता है दैट ही विल फिट डायनेमाइट, डायनेमाइट तो वो होता है बम एक तरीके से, टू ब्लास्ट द स्टील कंपनी ऑफ मिस्टर डगलस की कंपनी को ब्लास्ट करने के लिए डायनामाइट फिट कर दूं, ऐसा सोचता था। ही विल ब्लो अप द बिल्डिंग, बिल्डिंग को ब्लो अप कर दूं, ये भी विस्फोट कर देना, उड़ा देना। द सेक्रेटरी यंग को बुलाता है, कॉल्स एज ए, उसे कहता है कि तुम ड्रीमलेस फायरमैन हो। ड्रीमलेस मतलब जिस जो आगे की नहीं सोचता। एंड थ्रोज हिम आउट ऑफ फ्रॉम IWW, और अपने क्लब से बाहर कर देता है, भाई तुम तो बेकार आदमी हो। वो सोचता है कि यंग कोई स्पाई तो नहीं है, किसी ने भेजा हो कभी। ही सेज दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ये IWW है, ऑलवेज फॉलो, हम लीगल एक्शन फॉलो करते हैं, तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे थोड़ी है कि तुम उसे उड़ा दो, बम मार दो, ये कर दो, गलत है। नाउ यंग फील्स इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स, अब इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स आया, हीन भावना आती है जब निकाल दिया उसे वहां से भी। आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड, निकालने के बाद IWW से निकल गया। वैन ही आस्क के पुलिसमैन, एक पुलिसमैन रास्ते में मिल गया, उससे पूछता है कि वेयर ही शुड गो नाउ, भाई मैं कहाँ जाऊं? तो पुलिसमैन कहता है जहन्नुम में जाओ, गो टू हेल। क्रिस्ट अब भगवान को याद कर रहा है, कह रहा है वेयर डू आई गेट ऑफ एट, अब मैं कहाँ जाऊं, वेयर डू आई फिट इन, मैं कहाँ के लिए फिट हूं। ये लाइन कुछ ऐसी लगती है जैसे
यूजिन ओनेल बताना चाह रहा है कि एक गरीब वर्कर, थर्ड क्लास पर्सन, लोअर क्लास, इकोनॉमिकल क्लास, ऐसे व्यक्तियों की कहीं जगह नहीं है। वो ऐसे ही परेशान भटकते रहते हैं, उन्हें कोई भी उन्हें एडजस्ट नहीं करता, मतलब ये बताना चाह रहा है। अब सीन आठवां सबसे लास्ट वाला आता है। यंग गोज टू द जू एट सनसेट, का टाइम हो गया था, वो जू पे चला जाता है और देखता है एक मंकी हाउस को, देखता है जहां पर उसे एक हेरी ऐप दिखाई देता है। अब असली हेरी ऐप आ गया सामने। यंग एडमायर करता है ऐप के स्ट्रॉन्ग आर्म्स की, भाई बड़ी तगड़ी बाजू है, ऐसे कहता है, उसकी एडमायर करता है। यंग टेक दैट ऐप एज हिज ब्रदर, उसे ब्रदर की तरह लेता है, एंड सो सिंपैथी फॉर हिम। अब उसके लिए सिंपैथी दिखाता है कि भाई अरे तुम तो मेरे भाई की तरह हो, ऐसे बोलता है उससे। यंग जो है वांट्स टू डिस्ट्रॉय ऑल थिंग्स बाय द हेल्प ऑफ एप, वो चाहता है मेरा भाई ये मेरे साथ आ जाएगा, कितनी बड़ी मजबूत इसकी बाजू है, हम सारी दुनिया से लड़ जाएंगे। ओपन कर देता है उस केज को, और उससे हेरी एप से कहता है कम आउट ऑफ द केज, आ जाओ बाहर आ जाओ, गले मिलता है। यंग वांट्स टू शेक द हैंड्स, मिलाना चाहता है उससे, और यंग फील्स दैट एप हग्ड हिम लाइक, वो ऐसा महसूस करता है एप उसे हग करे लाइक। जेम्स को नाम है ये, एक चैंपियन रेसलर है, ऐसा भी ये पूछ लेते हैं जब कोई ऐसा नाम कोई अलग जाता है ना, रेसलर है एक पहलवान है, तो इसे जो हेरी एप को देखता है यंग सोचता है कि ये, मैं इसे इस तरीके से, ये मेरे भाई की तरह है, और उसे एक रेसलर की तरह मानता है जो बड़ा फेमस था। एब जो है हग करता है यंग से, गले मिलता है, इतना स्ट्रांगली दैट हिज रिब्स आर क्रस्ट, उसकी रिब्स पसलियों को तोड़ देता है। एब थ्रो यंग इन द केज, और उसे केज में फेंक देता है, एंड गोज अवे इन द डार्कनेस, और अंधेरे में कहीं भाग जाता है। अब ये काम, मतलब जो हम अमीर व्यक्ति तो हमें बर्दाश्त कर ही नहीं रहे, हमारे भाई भी नहीं कर रहे हैं, सेंस ये हो गई। यंग बिकम्स डिसअपॉइंटेड, बड़ा निराश होता है। व्हेन ही थिंक्स, जब सोचता है दैट इवन एन ऐप हैज नॉट एक्सेप्टेड हिम एज ए ब्रदर, कि एक ऐप ने भी मुझे भाई नहीं समझा, मुझे अब तक ऐप ही सोच रहे थे सब, अरे इसने भी मुझे भाई ना माना, इसने भी देखो मेरे साथ क्या कर दिया। यंग कॉल्स ऑल लेडीज एंड जेंट्स टू कम, वो कहता है कि भाई आ जाओ, वो तो बिल्कुल मरने की कगार पे था, लेडीज और जेंट्स को बुलाता है टू सी हिम, उसे देखो, एज ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी क्रिएचर, और ये कहता है अरे मैं कोई ऑर्डिनरी क्रिएचर नहीं हूँ, अलग हूं मैं, मुझे हेरी ऐप के नाम से जानते हैं, आओ सब मुझे देखो। एट द लास्ट ऑफ द प्ले यंक डाइज हो जाता है। हिज डेड बॉडी इज इन द केस, डेड बॉडी उसकी पिंजरे में है, बट नन इज पेइंग अटेंशन टू हिज डेड, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब ये दिखाया गया है कि एक गरीब व्यक्ति मरता है, किसी का कोई मतलब नहीं है, गया गया, कोई ध्यान नहीं देता, कौन आया था कौन गया था, क्या हुआ था। कॉमन पर्सन की डेथ तो ऐसे होती है। रग्बी चैपल जो है एक पोयम है मैथ्यू आर्नोल्ड की, उसमें दिखाते हैं कि जैसे एक लहर किसी समुद्र में उठी, थोड़ी देर के लिए झाग बनाए चली गई, किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ उठी थी कहाँ, तो ऐसे ही कॉमन पर्सन की लाइफ होती है, कब मरा कब गया कोई नहीं जानता, तो उसकी लाइफ भी ऐसी ही रही। यंग की जो पोजीशन है शिफ्ट्स होती है पूरे प्ले में, शुरू से अगर लास्ट तक देखो तो स्टार्टिंग में बड़ा प्राइड है उसे, अरे मैं स्टील हूं, मैं बड़ा महान हूं, पहले प्राइड दिखाया गया है उसका। उसके बाद उसकी इंसल्ट होती है जो मिडलेट करती है, फिर रिबेलियन कि मुझे बदला लेना है, विद्रोह होता है उसका, फिर एलाइनेशन, अकेलापन, कभी पिंजरे में कभी वहां, बाद में डेथ, ये चेंजिंग हुई है उसकी लाइफ। यंग की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना वो फेल हो जाती है, बिकॉज मॉडर्न पावर बिलोंग्स टू सिस्टम, आज मॉडर्न पावर जो है ना वो सिस्टम से बिलोंग करती है, मसल से नहीं। आजकल की जो पावर है ना वो सिस्टम से चलती है, ताकत से कुछ नहीं होता। जो टाइटल है वो सजेस्ट करता है हेरियप कि सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है ना स्टिल ट्रीट्स मैन एज ए प्रिमिटिव क्रिएचर, जो आजकल के जो उच्च है ये समाज जो है ना, ये ट्रीट्स मैन को, कॉमन पर्सन को एक प्रिमिटिव होता है, तुच्छ क्रिएचर की तरह, प्राणी की तरह ट्रीट करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मानते। ये प्ले क्रिटिक्स करता है, मतलब आलोचना करता है बहुत कैपिटलिज्म की भी, कि भाई ये जो ये पूंजीवादी है ना ये गलत, ये किसी को कुछ मानते नहीं, उसकी भी आलोचना है यहाँ पर। और होलो सोशलिज्म की भी है, इस खोखले समाजवाद की, कोई किसी को नहीं देख रहा, कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है, कोई क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई किसी की भावनाओं को नहीं समझ रहा है, ये कहना है जो यूजिन और नेवर का। मतलब यही है कि भाई यहाँ आजकल जो समाज है ना, कोई व्यक्ति, मतलब इतना बुरा हाल हो चुका है कि इंसान जो है ना वो बहुत भद्दे उसमें चल रहा है, मतलब कोई किसी का मान ही नहीं रहा है, मतलब बुरी स्थिति हो चुकी है, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिलाकर के मतलब आलोचना की जा रही है यहाँ पर
यूजिन और नेल ही करना चाह रहा है कि जो कैपिटलिस्ट जो होते हैं ना, वो किसी को नहीं मानते बिल्कुल भी, मतलब किसी भी तरीके से वो इनके जो नीचे वाले व्यक्ति होते हैं, जो लोअर क्लास लेबर होते हैं ना, उसे कैसे भी सपोर्ट नहीं करते। जो ये जू सीन है ना, लास्ट वाला, वो रिवर्स करता है रोल्स को। मैन रिवर्स हो जाता है यहाँ पर रोल लास्ट वाले सीन में। मैन तो बिकम्स केज्ड, मतलब इंसान तो पिंजरे के अंदर हो गया, एनिमल बिकम्स फ्री, और जानवर जो है फ्री हो गया। तो मतलब ऐसा दिखाया लास्ट में कि वो गिर गया था ना वो पिंजरे में, यंग जो था, कि हम इंसान जो है ना, और खासकर जो लोअर टाइप के, मतलब कॉमन पर्सन या फिर आप लेबर टाइप पर्सन, हम पिंजरे में ही है बस, केज्ड है हम वैसा दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें फ्री है, लेकिन एक तरीके से सब बंधन में बंधे हुए हैं, केज्ड। यंग की जो डेथ है वो सिंबलिक है ऑफ द डेथ ऑफ नेचुरल ह्यूमन स्ट्रेंथ इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में एक नेचुरल पर्सन ऐसे ही मरता है, कोई नहीं उसे देखने वाला, कोई नहीं समझने वाला, कोई उसकी फीलिंग नहीं समझता। वो ऐसे ही, जैसे वो दिखाई दे रहा था ना, कैसे बेचैन सा हो गया था वहां पे, जब उन्हें देखता था चारों तरफ पैसे वालों को, कि भाई हम कहाँ हैं, मतलब हम कैसे जी रहे हैं। आज भी ऐसा ही है। कई बार आप लोग देखते होंगे, एक बड़े बड़े होटल होते हैं 5 स्टार, यार ये कैसे यहाँ पर जहाँ चाय भी 400 500 रुपए की है, कैसे पी लेते होंगे, मतलब ऐसे सोचते ना, है तो ये भी इंसान ही। तो अपने अंदर इन्फेरेटिव कॉम्प्लेक्स आता है ना इन चीजों को देख करके, वो ही हुआ था उसके साथ। यार ये इतने बड़े बड़े, इतने प्लेन में चल रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं। कभी कभी ऐसी दुकानें आप देखते होंगे जिनमें आप एंट्री करने के लिए सोचते होंगे, भाई इसमें एंट्री नहीं कर रहे, पता नहीं कितने रुपए लेंगे ये। अब उसमें भी दुनिया खरीदारी कर रही है, ये भी तो देखो। वे कोई बाहर से कोई वे भगवान अवतार थोड़ी है, इंसान ही तो है। कभी कभी हम पे गाड़ी के पैसे क्या मतलब, बस में चढ़ रहे, एक इंसान वे भी है जो बस में चल रहे हैं। और एक ये है कि ऐसी गाड़ी है कई कई करोड़ की आ रही है। ट्रेन में, एक ही ट्रेन है उसमें 4 5 तरीके के डब्बे लगे हुए हैं। एक फर्स्ट एसी में चल रहे हैं, थर्ड एसी में चल रहे हैं, स्लीपर में चल रहे हैं, फिर एक जनरल में भी चल रहे हैं। और एक जनरल में भी बीच में खड़े हो जाते हैं जब टिकट नहीं मिलता। तो मतलब कंपैरिजन तो देखो आप। वही चीज यूजिन और नील बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इंसान जो है ना, वो बहुत ज्यादा है, और जो कैपिटलिस्ट है वो उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे, कोई मरे गिरे कुछ भी हो जाए। तो मॉडर्न सोसाइटी में नेचुरल जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है ना, वो दिखाई गई है, उसकी डेथ सिंबल है इस चीज का। यंग की जो जर्नी है, पूरा शुरू से लेकर लास्ट, वो रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है एक प्रोफाउंड क्राइसिस, दिखाती है संकट आइडेंटिटी का, इंसान की पहचान, एंड द फ्यूटल सर्च फॉर बिलोंगिंग इन मॉडर्न सोसाइटी। और फ्यूटल माने बेकार की, सर्च है, खोज है, बिलोंगिंग इन मॉडर्न सोसाइटी, मतलब मॉडर्न सोसाइटी के लिए अगर आप भाग रहे हो, उसे सर्च कर रहे हो, जैसे वो मिल्ड्रेड को खोज रहा था, कुछ नहीं मिलने वाला, सब खोखला है। द स्टॉक होल जो दिखाया गया था, जहां वे लेबर व्यक्ति काम कर रहे थे, वो सिंबलिकली वो भी एक सिंबल है, डिपिक्टेड करता है, चित्रित करता है एज ए हेलिस अंडरवर्ल्ड। हेलिस माने नर्क था वो, अंडरवर्ल्ड मतलब वो नर्क है। कॉन्ट्रास्टिंग द अपर क्लास डेक, उसकी तुलना करी गई है अपर क्लास के डेक होता है ऊपर का हिस्सा, जो शिप का ऊपर का हिस्सा, वो होता है अपर क्लास डेक, वहां तो देखो मिलरेड जैसे व्यक्ति रह रहे हैं। और एक होता है अंडरवर्ल्ड नीचे का हिस्सा, जिसे हेलिस कहा गया है, जो वो था वो इंजन रूम जो था। तो दोनों की कंपैरिजन देख लो, वही शिप है, एक बिजनेस क्लास में, एक बिल्कुल इकोनॉमिक क्लास का भी, थर्ड क्लास कुछ नहीं, मतलब नथिंग। तो इतना कंपैरिजन दिखाया गया है। मिलड्रेड जो है उसका रिएक्शन जो था, एकदम फिल दी बीस्ट, और ये देख के, अरे ऐसे वो इंसान ही तो था, उसे देख कर कैसे चीख जाना, वो रिवील करता है मोरल एम्पेटीनेस, कि मोरल जो है ना, नैतिकता, खोखलापन देखने को मिलता है। बीनीथ माने नीचे, अपर क्लास सिंपैथी, अपर क्लास वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी सिंपैथी के अंदर वो खोखला एम्पिटीनेस, मोरल छिपा हुआ है। मतलब वे दिखाते हैं अपनी सिंपैथी, लेकिन नैतिकता है नहीं, और ये उसका रिएक्शन मिल्ड्रेड का दिखाता है। एक गरीब व्यक्ति, चलो वो देखने में जैसा भी था, उसे देख करके इस तरीके से रिएक्ट करना गलत। यंग का जो नाराजगी है ना, ग्रोज ऊपर को उठती है, बिकॉज ही इज सीन बट नेवर अंडरस्टूड। उसे देखा तो जा रहा है, लेकिन उसे कोई समझ नहीं पा रहा है, तो वो इसलिए वो परेशान हो जाता है। यंग डाइज, वो मरता तो जरूर है, लेकिन हारता नहीं है, नॉट डिफीटेड, बट अनरिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड ऑफ सर्व्स। जो वर्ल्ड ऑफ सर्व्स है ना, सर्विस करने वाले जो वर्ल्ड है, उसके द्वारा, मतलब इंसानों के द्वारा उसे पहचाना नहीं गया है, ऐसा देखा गया।
नील जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे बाय एन आयरिश स्टोकर। अब इनके दिमाग में ये क्यों आया? एक आयरलैंड के स्टोकर थे, मतलब फायरमैन ही, जिनका नाम था ड्रिसकॉल, जो मतलब नील उन्हें जानते थे। हु डाइड बाय कमिटिंग सुसाइड, से वो मर गए थे बाय जंपिंग ओवरबोर्ड इन मिड ओशियन में, उन्होंने जंप लगा दिया था। मतलब गरीब थे, फायरमैन थे, परेशान थे, टेंशन थे, वो उनकी उस मौत से इंस्पायर होकर के इन्होंने ये प्ले लिखा, जिसमें ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जिंदगी नहीं है कॉमन पर्सन वर्कर क्लास की, कोई नहीं बूझता, कुछ नहीं होता, ऐसे दिखाया। जो डिवाइस है एक्सप्रेशनिज्म, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेनिस्ट बोलते हैं जो मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, जैसे ये डिस्प्ले करे, जैसे यूजिनो नेल जो है ना, उसने अपने आप को एक्सप्रेस करा है इसमें, वर्णन करना। तो एक्सप्रेशनिज्म ये एक अलग से टर्म आई है, और ये ड्रामा जो है एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा बोला जाता है इसे। तो एक्सप्रेशनिज्म जो है कैन बी सीन इन दिस प्ले, इसमें देखा जा सकता है अपने आप को एक्सप्रेस कर देना, अपने आप का जो हमारे अंदर है, मैं राइटर हूं, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर दूं, तो एक्सप्रेनिज्म बोला जाएगा, इस टर्म बोली जाएगी। रियलिस्टिक प्ले इज लाइक ए फोटोग्राफ वाइल एन एक्सप्रेनिस्टिक प्ले इज एन एक्सरे। जो रियलिस्टिक प्ले होते हैं वो तो फोटोग्राफ की तरह होता है, लेकिन जो एक्सप्रेनिस्टिक प्ले होता है जिसमें इंसान, राइटर अपने अंदर की बात को उड़ेल दे, वो एक एक्सरे की तरह होता है। फोटोग्राफ पे तो आप ऊपर ऊपर का देखोगे, लेकिन एक्सरे में नीचे का भी दिख जाएगा, अंदर का भी दिख जाएगा, तो वो एक्सरे है। तो ये वो प्ले है जिसमें अंदर आत्मा दिखाई दे रही है राइटर की। द हेरी एप इज अनकॉन्शियस ऑटोबायोग्राफी समझ लो एक तरह से। ओनेल अपनी पीड़ाओं को दिखा रहा है यंग के अंदर, जैसे यंग परेशान था ना, क्या करूं, किससे बात करूं, चिड़चिड़ा सा था, कोई नहीं बूझने वाला, कोई देख, ऐसे ही है नेल अपने आप को देखता है। यंग इज रियली योर सेल्फ एंड माई सेल्फ, ये देखो, ओ नेल कहता है कि जो यंग का करेक्टर ना, ये तुम्हारे और मेरे जैसा करेक्टर है। हम भी ऐसे ही सोचते हैं भाई, वो यंग जो ना, आप तो क्या है, आप तो जिंदगी जी रहे हो, आप ध्यान से जिस दिन आपने गहराई से सोचना स्टार्ट हो गया, तो आप भी ऐसे ही परेशान हो जाओगे जैसे यंग था। यंग इज रियली योर सेल्फ एंड माई सेल्फ है, ही इज एवरी ह्यूमन बीइंग है वो। ये मतलब यंग का करेक्टर नहीं है, हम सब का करेक्टर है। बट अप्रेंटली वेरी फ्यू पीपल सीम टू गेट दिस, बहुत कम व्यक्ति इस चीज को गेट कर पाते हैं कि हमारी जिंदगी भी यंग की तरह है, ये ओनेल बोलता है। ये जो स्टोरी है इज बेस्ड ऑन द मार्क्स थ्योरी। मार्क्स ने यही चीज बहुत पहले बोल दी थी कि कब कहीं एडजस्ट नहीं हो पाने का कॉमन पर्सन कैपिटलिस्ट की तरह। कैपिटलिस्ट जो होते हैं ना, नेवर लाइक्स द ग्रोइंग ऑफ पुअर, गरीब की को उठता हुआ देखते हुए वे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। थ्रो दिस प्ले, इस प्ले में ओनेल वांट्स टू इन्फॉर्म, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पुअर पर्सन होते हैं ना, कैन नॉट बी एडजस्टेड इन हाई सोसाइटी में, एडजस्ट नहीं हो सकते। ही इज नेग्लेक्टेड एवरीवेयर, सब उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं। ये प्ले इस चीज को भी प्रकट करता है, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। जो ये इंडस्ट्रियलिज्म है, जो इंडस्ट्री चल रही थी, औद्योगिक क्रांति हुई है, उसके नेगेटिव इफेक्ट को भी दिखाता है कि इंसान जो है ना, वो अब पैसे की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ, जो ये उद्योगपति आए हैं, तो यहाँ पर कहीं भी कॉमन पर्सन की जगह नहीं। तो अब आप थोड़ा सा इसे मतलब प्ले को, यंग को ऐसे एक कैरेक्टर वैसे ही मत समझो, इस कैरेक्टर के अंदर यूजिन ओनेल हर उस कॉमन पर्सन को छिपाए हुए हैं, जो मतलब उसे वो समाज में देखता है ना, चारों तरफ कुछ अलग ही तरीके हैं। हम जब अपने आप को बड़ी उसमें देखते हैं, तो हम अपने आप को बिल्कुल ऐसे पाते हैं जैसे यंग था। तो हमारी जिंदगी कोई किसी को नहीं पूछने वाला, ऊपर वाले नीचे वाले पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चले आ रहा है। तो वो चीज दिखाई है इसके अंदर। आर्ट सीन की ये कॉमेडी थी। लास्ट में तो आपको ये ट्रेजेडी लगी, लेकिन खुद नेल ने स्वीकार करा है कि मैं कॉमेडी लिख रहा हूँ, और उसने वैसे पूरे उसमें थोड़ा सा मजाक वजाक दिखाते हुए ये करा है। लेकिन यंक जो है वो बहुत ज्यादा परेशान था, उसे मतलब कोई भी मतलब उसे समझ नहीं पा रहा था, वही चीज यूजिन ओनेल ने इसके अंदर दिखाई है। तो यहीं तक थी ये, और यहीं करेंगे इसे खत्म।